गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। पिछले वीडियो में जो है हमने राज्य मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही। ठीक है कि एक जो है स्थायी कार्यपालिका होती है। हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रत्येक विभाग होते हैं उसमें कुछ स्थायी कर्मचारी होते हैं कि मंत्रियों के प्रभार बदलते रहते हैं। किसी न किसी राजनीतिक दल की सरकार बनते रहती है, लेकिन जो कुछ कर्मचारी हैं वो स्थायी रूप से काम करते रहते हैं, उसे ही स्थायी कार्यपालिका कहा गया है। ठीक है। लोकतांत्रिक देशों में दो तरह की कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका के निर्णयों को लागू करने का कार्य जो प्रशासनिक या नौकरशाही संगठन करती है उसे ही स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार के स्थायी कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का जो है सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं कि भाई उनका एक समय होता है 5 साल, है ना। उस 5 साल तक जो है उस विभाग का काम जो है प्रभारी के रूप में करते हैं। प्रशासन पर उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। ठीक है। जो प्रभारी मंत्री बनते हैं, प्रशासन जो है उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वे प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाकर रखें। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है कि एक जो है हमारे पास जो है कर्मचारियों का जो है कुशल संगठन होता है जो इन कामों को जो है एक मशीन के रूप में काम करता है। नौकरशाही से भी अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर के अर्थात किसी भी राजनीतिक दलों से बिना जुड़े हुए जो है वो अपना काम करें। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। अर्थात जिन कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी कार्यपालिका के रूप में हुई है, एक तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कि वे अपने कामों में दक्ष है, उनको ट्रेनिंग दी गई है। उनसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे किसी भी राजनीतिक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों को क्रियान्वयन ना करें, बल्कि उनसे हटकर रहे, उनके बारे में ना सोचें। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए। स्वाभाविक सी बात है, यदि आज कांग्रेस की सरकार है तो कल स्थायी नहीं रहेगी। हो सकता है अगले चुनाव में बीजेपी की सरकार आ जाए और मंत्रियों के प्रभार भी बदल जाएंगे, और जो मंत्रियों ने नई जो नीतियां लागू की गई थी उसके स्थान पर वे अपनी नई नीतियां लागू करेंगे और इन जो नौकरशाह है उनको वो आदेशित करेंगे कि इन नीतियों का क्रियान्वित करें। तो पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहें। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी होती है कि वह नई सरकार की नीति को बनाने और उसे लागू करने में मदद करें। वर्तमान भारतीय नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी तथा लोक उपक्रमों के तकनीकी व प्रबंधीय अधिकारी शामिल हैं। दक्ष व प्रशिक्षित प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानने के कारण संविधान निर्मात्री सभा ने भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों के चुनाव की जिम्मेदारी संघ लोक सेवा आयोग को सौंपी है, जिसमें आईएएस और आईपीएस का जो चुनाव होता है। राज्यों के लिए पृथक राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाएं संचालित करती है, जैसे सीजीपीएससी। दक्षता व योग्यता के आधार पर समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही में समान हिस्सा देने के लिए दलित, आदिवासी, महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि सभी वर्गों से जो चयनित कर्मचारी हो जाएं और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है। भारतीय नौकरशाही की विशेषता, तो पहला, ये स्थायी कर्मचारी होते हैं, इनके कार्यक्षेत्र निश्चित होते हैं, इनके इन्हें वेतन और पेंशन का अधिकार होता है। ये राजनीति में भाग नहीं लेते बल्कि राजनीति से दूर होते हैं। व्यावसायिक दक्षता इनकी प्रमुख विशेषता है, अर्थात ये कामों के लिए जो है अपने दक्ष होते हैं। वरिष्ठता या कार्य संपन्नता के आधार पर इनकी पदोन्नति होती रहती है। ये दक्षता एवं योग्यता के आधार पर नियुक्त होते हैं। भारतीय नौकरशाही के कार्य, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है तथा जनता के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं और ये लोक सेवक कार्यों के रूप में काम करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नीतियों एवं योजनाओं को वास्तव में जनता तक पहुंचाने का कार्य स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही द्वारा ही होता है। स्थायी कार्यपालिका मंत्रियों के नीति निर्माण और योजना बनाने में भी पूर्ण मदद करते हैं। अतः नौकरशाही भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। नौकरशाही के दोष,
नौकरशाही को लॉर्ड हिगर्ट ने नवीन तानाशाही की संज्ञा दी है। नौकरशाही के प्रमुख दोष निम्नलिखित है। लाल फीताशाही की प्रवृत्तियां, अर्थात इस व्यवस्था में प्रत्येक कार्य को नियमानुसार करने पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप जो है आप देखेंगे कि सरकारी तंत्र में आप जाएंगे तो आप छोटा सा साइन है तो आपको दूसरी जगह भेज दिया जाएगा कि भाई आप रूम नंबर 6 में चले जाइए, वहां से मार्किंग करा कर लेकर आइए। इस प्रकार जो है यहाँ पर आवश्यकता से अधिक जो है नियमानुसार काम पर बल दिया जाता है। कितनी ही शीघ्रता की आवश्यकता किसी कार्य में क्यों ना हो, कर्मचारी इसके परवाह किए बिना सार्वजनिक कार्यों में देरी लगाते हैं। आज आप देखेंगे कि आसपास आपके जो है शासकीय काम किए जाते हैं उनमें काफ़ी समय लगता है और सभी इसके बारे में जानते हैं। ये नियम जनता की सेवा एवं रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, किंतु इनका पालन इतनी कठोरता से किया जाता है कि इनको बनाने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। एक तो इनकी कर्मचारियों की नियुक्ति जो है जनता की सेवा के लिए किया जाता है, प्लस जो भी नीति नियम बनाए जाते हैं वो जनता की सेवा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, परंतु ये अपनी आदतों के कारण और नियमों को जो है इतनी कठोरता से पालन करते हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए इनको बनाया गया है वही समाप्त हो जाता है। दूसरा, औपचारिकता में विश्वास। ये केवल औपचारिकता में विश्वास करते हैं और किसी भी समस्या पर विचार करते समय मानवीय दृष्टिकोण की अवहेलना कर नियमों की औपचारिकता में फंसे रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि सिर्फ जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और किसी नियम के आधार पर जो है एक छोड़ दिए रहते हैं और सिर्फ जो है ये खाली बैठे रहते हैं। राजनीतिज्ञों के हाथों का खिलौना। राजनीतिक कार्यपालिका के ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं। उत्तरदायित्व को टालना। नौकरशाही अर्थात सरकारी कर्मचारी किसी भी समस्या के संबंध में स्वयं निर्णय न लेकर उसे दूसरे अधिकारियों पर टालने का प्रयास करते हैं कि अगर आप कुछ पूछते हैं तो बोले भाई हमको नहीं पता, आप दूसरे के पास चले जाइए। संवेदनशीलता का अभाव। यह लोगों का अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों व समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते, अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो है किसी काम को लेकर आया है और बहुत अर्जेंट है तब भी उसकी स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाता है, उसे नियमों और कानूनों का हवाला देकर उसे वापस भेज दिया जाता है, अर्थात इसलिए जो है इन्हें असंवेदनशील कहा गया है। अहम की भावना। लोक सेवक चूंकि स्वयं को दक्ष, अनुभवी तथा निपुण समझते हैं इसलिए उनमें अहम की भावना आ जाती है। वे सेवक बनने की अपेक्षा स्वामी बनने का प्रयास करने लगते हैं और सामान्यतः आज हर शासकीय कर्मचारी जो है अपने आप को जो है सेवक नहीं समझता बल्कि अपने आप को स्वामी मानता है। भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, अतः योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करके भ्रष्टाचार को दूर करके एवं उनकी तानाशाही में नियंत्रण करके नौकरशाही को जो है अच्छा बनाया जा सकता है और उनके दोषों को दूर किया जा सकता है। निष्कर्ष। आधुनिक कार्यपालिका एक जो है अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। इस प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देख रेख में रखा। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव, शक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुश और लोकतांत्रिक राजनीति ने सुनिश्चित किया है कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी नहीं होगी। कार्यपालिका अपने शक्ति की सीमा में रहते हुए सुचारू रूप से अपनी शक्तियों का पालन करेगी। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।